रेल हादसे की सीबीआई जांच शुरू। हादसे के सभी पहलुओं पर एजेंसी करेगी जांच। घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288, 205 मृतकों की हुई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ की द्विपक्षीय मुलाकात। रक्षा औद्योगिक साझेदारी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति। जर्मनी को दिया देश में बन रहे रक्षा गलियारों में निवेश का न्योता। दिल्ली एम्स के सर्वर पर एक बार फिर हुआ साइबर हमला। सिक्योरिटी सिस्टम ने दोपहर 2:50 पर मैलवेयर हमले को किया नाकाम। एम्स ने दी जानकारी, ई अस्पताल सेवाएं पूरी तरह से हैं सुरक्षित। जारी है सामान्य कामकाज। देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स खोल सकेंगी जन औषधि केंद्र। अगस्त तक 1000 केंद्र खोलने का रखा गया है लक्ष्य। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही सस्ती दरों पर लोगों को दवाइयां होंगी उपलब्ध। बिहार में पुल गिरने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। न्यायिक जांच या स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच कराने की मांग। भाजपा का नीतीश सरकार पर हमला। पुल ढहने पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के विरोधाभासी बयानों पर मांगा स्पष्टीकरण। एनसीबी ने दिल्ली में ड्रग तस्करी के एक बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़। 6 गिरफ्तार। बीते 2 दशक में एलएसडी ड्रग की अब तक की सबसे बड़ी खेप। गृह मंत्री अमित शाह ने की कार्रवाई की तारीफ। बताया ड्रग मुक्त भारत की दिशा में एक कदम। आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स की फंडिंग करने वालों पर एनआईए की कार्रवाई। पंजाब और हरियाणा में कई जगह पर छापेमारी। अवैध फंड जुटाने और हथियारों की तस्करी करने वालों की जांच। और द ओवल में कल से शुरू होगा टेस्ट का बेस्ट बनने का घमासान। लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बोले, जो करेगा प्रेशर को अच्छे से हैंडल, जीत होगी उसी के नाम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की जांच के काम में अब सीबीआई भी जुट गई है। मंगलवार सुबह सीबीआई की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची। सीबीआई ने घटना स्थल का दौरा किया और तमाम अहम जानकारियां हासिल की। सीबीआई ने हादसे में एफआईआर दर्ज की है। कमिश्नर रेल सुरक्षा और सीबीआई अलग अलग स्थानों पर अपना काम कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से इनकार करते हुए संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत दिए हैं। वहीं घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो चुकी है और 205 मृतकों की शिनाख्त का काम भी पूरा हो चुका है। फिलहाल 200 घायलों का इलाज जारी है। भारत और जर्मनी ने रक्षा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। जर्मनी और भारत के रक्षा मंत्री ने जहां एक ओर रक्षा सहयोग संबंधों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा की, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा औद्योगिक साझेदारी में संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे रक्षा औद्योगिक गलियारे में निवेश के अवसरों की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उद्योग जर्मन रक्षा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदार बन सकता है। राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में लिखा कि जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ सार्थक बातचीत हुई। योग के प्रति उनका जुनून सराहनीय है। हमने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। भारत जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को और भी मजबूती देने के लिए हम दोनों ही सहमत हैं। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जर्मनी साझा लक्ष्यों और शक्ति की पूरकता के बारे में अधिक परस्पर लाभकारी संबंध स्थापित कर सकते हैं।
जिनमें भारत से कुशल कार्यबल और प्रतियोगी लागत तथा जर्मनी से उच्च प्रौद्योगिकियां और निवेश शामिल है। इससे पहले पिस्टोरियस ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने भारतीय सैनिकों के शौर्य और वीरता की जानकारी ली। वहीं द्विपक्षीय मुलाकात के बाद जर्मनी के रक्षा मंत्री ने IIT दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा स्टार्टअप से मुलाकात की। With IDEX framework, we are getting government funding and also a little bit of hand holding from incubators like IIT Delhi and IIT Hyderabad and such. With this framework, we are able to build our products. And I myself, I spent most of my academic career in the US, so I did my PhD and all. And with Atmanirbhar Bharat initiatives, there is a lot of growth in India. We got ideas from the IDEX, they got nurturing from the IDEX mentors also. And along with that, we got many competitions, challenges from the IDEX, which help us in scaling the technology also. And whatever new problems the society is facing, we are able to get this from the platform, and that's how we are able to solve or create a new solution for the society. साल 2015 के बाद किसी जर्मन रक्षा मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। इस विशेष यात्रा की अहमियत को देखते हुए बोरिस पिस्टोरियस को मोनेक्शा सेंटर में तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। बुधवार को वे मुंबई जाएंगे। वहां पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय और मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स का दौरा करेंगे। भारत और जर्मनी के बीच वर्ष 2000 से रणनीतिक साझेदारी चल रही है, जिसे 2011 से शासनाध्यक्षों के स्तर पर अंतर सरकारी परामर्शों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मंगलवार को एक बार फिर साइबर हमले हुए। एम्स दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए दिन में 2:50 पर एक मैलवेयर हमले का पता चला। इसे लेकर एम्स की ओर से बताया गया कि मैलवेयर हमले के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और समय पर खतरे को बेअसर कर दिया गया है। बताया गया है कि इस साइबर हमले को नाकाम करते समय कुछ देर के लिए ई-अस्पताल की सेवाएं प्रभावित रहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रशासन की ओर से साइबर हमले को विफल कर दिए जाने की पुष्टि की गई है। एम्स की ओर से एक ट्वीट में बताया गया है कि एम्स नई दिल्ली की साइबर सुरक्षा प्रणालियों को अपराह्न 2:50 पर एक मैलवेयर हमले का पता चला। इस प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। ई-अस्पताल सेवाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सामान्य रूप से काम कर रही हैं। दिल्ली एम्स सर्वर को बीते साल 23 नवंबर को इसी तरह के साइबर हमले का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अस्पताल की ई-सेवाएं 2 सप्ताह के लिए बाधित हो गई थीं। इस साइबर हमले के समय अस्पताल में भर्ती मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और उर्वरक मंत्री मनसुख एस मांडविया के साथ हुई एक बैठक में देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से पैक्स की आय बढ़ने और रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। देश भर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें 1800 प्रकार की दवाइयां और 285 अन्य मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हैं। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50% से 90% तक कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हैं। सूरीनाम की राजकीय यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्य दिवाकर मंदिर का दौरा किया। इस मंदिर की स्थापना 1929 में की गई थी। ये मंदिर सूरीनाम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम के विष्णु मंदिर जाकर दर्शन किए। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने मैरियनबर्ग में 1902 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
मैरियनबर्ग के गेवलिन हॉल्डन स्मारक को 1902 के मैरियनबर्ग के शहीदी की याद में 2006 में बनाया गया। सर्बिया में भारत के राजदूत संजीव कोहली ने बताया कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देगी। First time the Indian president is coming to Serbia and will be the first ever state visit of the head of state between the two nations. How important it is and how should this visit be viewed? As you rightly said, the visit is historic in itself. This is the first ever visit by an Indian head of state to Serbia. In fact, it's the first visit from either side at the level of head of state, because President Vučić, when he went to India in 2017, was the then Prime Minister. This visit would give a new boost to that historic relationship. And there are lots of new areas of cooperation that are coming up, especially in the field of trade and investment. We believe that the Indian economy is one of the best performing economies in the world, and its own region, Serbian economy, has been doing very well. So there are opportunities where our business people can collaborate for mutual benefit, especially in the area of agriculture, food processing, ICT. Defense cooperation is another area where both sides are keen to look at opportunities for collaboration. The president visit will be a business engagement, and in this regard a 20-member business delegation is coming from India to Serbia. So what will be the agenda of this meeting? Number one, I think first I would say that we are delighted that a business delegation is coming with the Honorable President. Individual business people have been coming here, but when you come with the head of state, it makes a different impact altogether. It sends a very strong signal that we want to expand our economic relationship. Another thing which has been limiting the level of trade and investment between the countries has been the lack of contacts between the business people both sides. Business people need to meet to find out opportunities in each other's country and to see how they can collaborate. दरअसल सूरीनाम के बाद राष्ट्रपति सर्बिया की यात्रा करने वाली हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश के करोड़ों महिलाओं के जीवन में उजाला लाया है। बीमारी की मार झेल रही महिलाओं की सेहत में सुधार हुआ तो किचन को धुएं से मुक्ति मिली। अहमदाबाद के स्लम एरिया की दिव्या कहती हैं कि अब धुएं की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं होती। अहमदाबाद की एक बस्ती में ग्राउंड जीरो पर संवाददाता राजेश राज ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आए बदलाव को समझने की कोशिश की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जमाना था जब घर की महिलाओं को चूल्हा फूंकने के दौरान धुएं का सामना करना पड़ता था। आंखें जो है वो खराब हो जाती थी, जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो खराब हो जाता था और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी और अब जो गरीब लोग हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनके घरों में भी अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचने लगे। गोकुल बहन और विद्या बहन दोनों सास और बहू हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है उसके तहत इनको गैस सिलेंडर मिली है। पहले चूल्हे में फूंक मारते थे, अभी अच्छा लगता है। आँख की रोशनी बच गई और साथ ही में सब होता था, वो कुछ नहीं होता है, बीमार नहीं पड़ता है, अच्छा तरफ से जीता है, खाता है, पीता है, चूल्हा बूल्हा फूकने का नहीं पड़ता है। अब मिट्टी के बने चूल्हे को बाय बाय करने का वक्त आ चला है, क्योंकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के झुग्गी झोपड़ियों तक भी गैस सिलेंडर की पहुंच हो चुकी है। गैस एजेंसी से सिलेंडर को घर की दहलीज तक पहुंचाने और रेगुलेटर को लगाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई जा रही है। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से। अहमदाबाद के एक नितांत ही स्लम एरिया में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ ये विद्या बहन हैं जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मिला। ये खाना घर में पका रही हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं ये हम सीधे आपको इनसे रूबरू कराते हैं। चूल्हे पर खाना बनाते, अभी गैस आया तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले चूल्हे पर धुआंड़ा होता है, सब जल जाता है, सब ऐसे होता था, अभी बहुत अच्छा हुआ है। मोदी को धन्यवाद करेगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने न सिर्फ रसोई घरों और महिलाओं के जीवन में उजाला लाया है, बल्कि छात्रों के लिए राहत का पैगाम भी लाया है। आइए सुनते हैं उज्ज्वला की कहानी दिव्या की जुबानी। पहले हमारी मम्मी चूल्हे पे रोटी करती थी, धुआं होता था, हमारी आंखों में तकलीफ होती थी, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते थे। और अभी सरकार ने ऐसा आयोजन करा है गैस सिलेंडर, अभी हमारे शरीर को कुछ तकलीफ नहीं होती है, धुआं नहीं फैलता है, हम अच्छे से रोटी खा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। महज 9 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि इस टूटी मरैया टूटी झोपड़ी में भी गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। माताएं बहनें जब चूल्हे पर फूंक मारती थीं तो लोगों को इससे न सिर्फ स्वास्थ्य की हानि होती थी, बल्कि पर्यावरण का भी बहुत नुकसान होता था और माताएं बीमार रहती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने चमक बिखेरी है। लोगों के चेहरे पर एक तरफ जहां मुस्कान आई है, वहीं लोगों के सेहत में भी लगातार सुधार हो रहा है। कैमरामैन सेंथिल के साथ अहमदाबाद गुजरात से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के बाद सर्बिया की यात्रा पर जाने वाली हैं, तो भारत के राष्ट्रपति की 3 दिवसीय सर्बिया यात्रा 7 जून से शुरू हो रही है। उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं और वो कौन कौन सी जगह जाएंगी, उस पर हमारी संवाददाता मंजू मीणा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति अपनी 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत बेलग्रेड में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी, जो कि दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक और मित्रतापूर्ण संबंधों का एक प्रतीक है। भारत और सर्बिया के ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों और परस्पर सम्मान के संकेत के रूप में न्यू बेलग्रेड की 2 सड़कों का नाम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा न्यू बेलग्रेड में सावा घाट पर उनके नाम पर बनी सड़क पर स्थित है। भारत के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान वर्ष 2007 में आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रथम विश्व युद्ध के अज्ञात नायक के स्मारक पर भी जाएंगी। You can see the monument of the unknown hero. Here is the place. What's the name of Avala? For me, it's a beautiful place. How you see? You can see the whole Belgrade. It's the southeast side of the Belgrade. It's beautiful. You can only see it and the see how is the beautiful of the some nature of you see a lot of people, a lot of children, a lot of tourists come here. It's one of the important things what you can see here in Serbia, in one of the best place. बेलग्रेड से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित माउंट अवाला पर स्थित है द मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरोज। भारत के राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान इस स्मारक को भी विजिट करेंगी और इसका निर्माण 1934-1938 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सर्बियाई सैनिकों की याद में बनाया गया था और यहाँ से बेलग्रेड का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अवाला पर्वत की चोटी पर स्थित ग्रेनाइट का यह भव्य स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। अवाला पर अज्ञात नायक का पहला स्मारक 1922 में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा एक कब्र के स्थान पर बनाया गया था। बाद में 1938 में अज्ञात हीरो के लिए आधुनिक स्मारक बनाया गया। यहाँ से बेलग्रेड शहर और उसके आसपास का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। राष्ट्रपति की आगामी यात्रा को लेकर के न सिर्फ भारतीयों में बल्कि सर्बिया के लोगों में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जब पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति यहाँ पर यात्रा कर रहा है तो उसे देखते हुए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ की गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि इससे हमारे जो ऐतिहासिक संबंध हैं उन्हें मजबूती मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वहाँ पर सहयोग के दरवाजे और खुलेंगे। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन एम ए खान के साथ दूरदर्शन के लिए बेलग्रेड, सर्बिया। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या खास रहेगा, इसकी तैयारियों के बारे में डीडी न्यूज़ ने खास बातचीत की आयुष सचिव वैद्यराज राजेश कोटेचा से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मेन इवेंट है इस बार जबलपुर में हो रहा है। हमारे साथ आयुष सेक्रेटरी वैद्यराज
राजेश कोटेचा जी हैं। सर, क्या खास रहेगा इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? देखिए, इस बार जो प्रत्येक वर्ष की तरह, लेकिन इसको बहुत बड़े स्तर पर हम, जैसे हमने एक टैग लाइन प्रचलित करी है, हर आंगन में योग। तो पूरे सभी गांव-गांव में, ग्राम प्रधानों तक, फिर अपने जो पूरे यूनिवर्सिटीज़ है, एनएसएस है, नेहरू युवा केंद्र है, अपने इन सब केंद्र के माध्यम से पूरे गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। इस बार विशेष बात क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार प्रमुख कार्यक्रम को लीड करते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में हैं, तो वहाँ से वो यूएन में लीड करेंगे बड़े कार्यक्रम को। भारत सरकार की तरफ से जो प्रमुख कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के, मध्य प्रदेश और आयुष मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन आयुष मंत्रालय मिलकर के जबलपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ गैरीसन ग्राउंड में कर रहे हैं। और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय उसमें पधारेंगे 21 जून को। इस बार का जो थीम है वो, जैसे हमने वसुधैव कुटुंबकम G20 में है, तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम वो हमने एक रखा हुआ है। जो अपना CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर्स, तो देश भर में 5 लाख से ज़्यादा है। उन सभी CSC में भी हम इस बार सभी में, पहले तो कुछ लिमिटेड करते थे, अभी पूरी सभी CSC में हम योग को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कर रहे हैं। एक दो इनोवेटिव काम भी कर रहे हैं, जैसे योगा फ्रॉम आर्कटिक टू एंटार्क्टिका। तो आर्कटिक से एंटार्क्टिका के बीच में जो भी देश आएंगे वो एक साथ योग करेंगे, क्योंकि टाइम जोन लगभग एक रहेगा। उसमें सभी देशों के साथ 42 के आसपास देश है, उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक भारत माला, तो भारत के जो भी पोर्ट्स है चारों दिशा में, तीनों दिशा में, तो सभी पोर्ट्स पर हम भारत माला करके योग एक कर रहे हैं, पोर्ट्स पर कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के साथ मिलकर के। हमारे माननीय मंत्री जी पोर्ट्स एंड शिपिंग और आयुष के मंत्री हमारे एक ही है, माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी, तो उनके निर्देशन से, उनके प्रेरणा से, मार्गदर्शन से हो रहा है। एक हम दुनिया भर के जो पोर्ट्स है ना, उस पोर्ट्स में भी इंडियन नेवी, कंसर्न पोर्ट्स अलग अलग देशों के साथ मिलकर के, अलग अलग पोर्ट पर भी हम एक माला की तरह दुनिया भर में ग्लोबल रिंग, उसको भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे नए नए इनोवेटिव कार्यक्रम कर। तो निश्चित तौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, न केवल देश में, देश के ग्रामीण इलाकों में, पंचायतों में उसको मनाया जाएगा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस बार योग दिवस पे प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे, वहां से मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो निश्चित तौर पे आप भी योग से जुड़िए और आप भी जरूर उस दिन, हर दिन योग करिए, ताकि आप निरोग रहें, वेलनेस की तरफ बढ़ें। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, हैदराबाद। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने नशीली दवा लिसर्जिक एसिड डाइएथिलोमाइड LSD के 15,000 ब्लॉट्स बरामद किए हैं। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि ये नेटवर्क पोलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका और भारत के कई राज्यों में फैला है, जो डार्क नेट के जरिए काम करता है और भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है। एनसीबी के मुताबिक बीते 2 दशक में ये एजेंसी की अब तक की सबसे बड़ी LSD ब्लॉट जब्ती है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में LSD बेचने का एक बड़ा नेटवर्क था, जो कि पोलैंड, नीदरलैंड, US जैसे देशों से मंगाकर भारत में इसकी खेप को सप्लाई कर रहा था। ये लोग सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट करते थे और कुरियर के माध्यम से, डार्कनेट और UPI के माध्यम से पेमेंट करके उन तक माल पहुंचाते थे। मुझे हर्ष है कि एनसीबी ने अब तक का सबसे बड़ा सीजर करते हुए इन केसेस में 15,000 से ज्यादा LSD ब्लॉट्स पकड़े हैं। ये एक सिंथेटिक ड्रग है जिसकी कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम होती है, लगभग 5-6 ब्लॉट्स। तो 15,000 ब्लॉट लगभग 2,500 गुना कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी गई है और भारत में यूथ के बीच ये धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का 15वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को दिल्ली के द्वारका विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर 28,195 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, जिसमें से 86 छात्रों को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्वर्ण पदक प्रदान किए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अपना एक महत्व रखता है। गुरु
Gobind Singh University is playing a vital role in the area of fast-changing knowledge landscape and has been quick in adopting and implementing the provision of NEP to ensure equal and easy access to quality education. I am also happy to see that the NIRF rankings, the university has been ranked amongst the top 80 institutions consistently over the last 7 years. इस मौके पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि अब समय बदल गया है, भारत अब विकसित देशों के लिए एजेंडा तय कर रहा है. This is a unique opportunity for India, and this is a recognition of the fact that India has rapidly grown. It has provided a better livelihood for its citizens, and as the Bank of International Settlement in its recent study has said, that what India has done in 8 years would have normally taken India 50 years to achieve, we've done in 8 years. So ladies and gentlemen, there is scope only for happiness, there is scope only for optimism, there is scope only for growth and prosperity and for transforming the lives of our citizens. And this is a unique occasion when all of you are graduating. I'm sure that all of you will go on to create a better India, a more prosperous India, a India which is able to hold its head high. You will do new innovation, you will do new research and development, and you will do a lot of innovative things in your life. और बुलेटिन के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के योगदान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य भविष्य में देश को बदल देंगी. नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकासशील भारत साझा समृद्धि के लिए ग्रामीण विकास की पुनर्कल्पना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों की आय में 19% और बचत में 28% की वृद्धि देखी गई है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए खालिस्तान गैंगस्टर लिंक मामले में छापेमारी की. प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए पैसे जुटाने और सीमा पार से इसके लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक की तस्करी करने की आपराधिक साजिश के संबंध में आज पंजाब में 9 और हरियाणा में 1 स्थान पर तलाशी ली. नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कैंपस में आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक हॉस्टल भवन का उद्घाटन किया. इस हॉस्टल का उपयोग संस्थान में अध्ययन, शिक्षण और प्रशिक्षण लेने आने वाले लोगों के लिए किया जाएगा, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ. नमस्कार.